AE8 हिंदी अध्याय 71 रेशियो 35 सौंदर्यशास्त्र _2। जियान म्यू एक सुरक्षा योद्धा है जिसके बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में तलवार है, जबकि लॉन डांगडांग दो तलवारें चलाता है। अचानक जोर से जियान म्यू का दाहिना हाथ उसकी बाईं ढाल से टकराया, जिससे एक तेज थूथन जैसी आवाज निकली। आओ, उसने चुनौती दी। लॉन डांगडांग हरकत में आया, उसकी पिंडली से एक जोरदार धक्का लगा और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके भीतर एक विस्फोट जैसी ध्वनि गूंज उठी, एक विस्फोटक विस्फोट। बिना किसी जांच पड़ताल के उसने सीधे अपनी जबरदस्त विस्फोट शक्ति का प्रयोग किया। एक पल में उसका पूरा शरीर एक चमकदार प्रकाश इकाई की तरह चमक उठा। जियान म्यू की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। उसके पूरे शरीर से एक सुनहरी धुंध, एक शक्ति संचयन फैल रहा था। शक्ति संचय शूरवीरों, योद्धाओं और हत्यारों का एक सामान्य कौशल है। शक्ति जितनी अधिक समय तक संग्रहित रहेगी, अगला विस्फोट उतना ही प्रबल होगा। हालांकि लॉन डांगडांग का हमला तेज था, वह किसी कम ऊंचाई वाले उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ा। विस्फोटक विस्फोट के प्रभाव में उसे अपने प्रतिद्वंद्वी तक पहुंचने में बस कुछ ही पल लगे। वह उछला और उसके शरीर से एक क्लोन अलग होकर अचानक जियान म्यू के सामने प्रकट हो गया। जियान म्यू के शिष्य सिकुड़ गए। उसने पहले भी लॉन डांगडांग को अपने गुरु पर एक क्लोन से हमला करते देखा था। उसने तुरंत अपनी ढाल से खुद को बचा लिया। ढाल से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जो दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध के लिए तैयार था। इस बीच दूर से ये देखकर लॉन कोनकोंग ने अपनी भौहें उठाईं। यह एक स्लाइड सटेप क्लोन था। पिछले क्लोनों के उलट यह उतना ठोस नहीं था। दरअसल अलग होने वाला पहला क्लोन भ्रामक था। जैसे ही वह जियान म्यू की ढाल से टकराया, क्लोन प्रकाश में विलीन हो गया। फिर भी अगले ही पल लॉन डांगडांग की दो तलवारें ढाल पर जोर से टकराईं। हालांकि दिव्य रक्षात्मक अवरोध ने पहले क्लोन पर अपनी शक्ति समाप्त नहीं की, लेकिन क्लोन के बिखरने के क्षण से ही इसकी चरम रक्षात्मक शक्ति कम होने लगी। एक दिव्य कौशल होने के बावजूद इस रक्षात्मक तकनीक के लिए सटीक समय की आवश्यकता होती है। धम्म, दोनों तलवारें एक साथ ढाल पर लगीं। ढाल की सतह से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, जो दिव्य रक्षा सामरिक अवरोध का प्रभाव था। यहां तक कि जियान म्यू ने भी उस शक्ति का एक अंश इस्तेमाल किया, लेकिन जियान म्यू अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। लॉन डांगडांग का शरीर पलटाव से उछलकर वापस आ गया। हवा में ही एक झटके के साथ उसने अपनी कमर से दूसरा पावर बर्स्ट इस्तेमाल किया, जिससे जियान म्यू को शक्ति संचय करने का एक और मौका नहीं मिला। उसकी दोनों तलवारें एक बार फिर गिर गईं। उसने कोई शूरवीर कौशल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत कम थी। हर कौशल, यहां तक कि एक त्वरित कास्ट को भी तैयारी के लिए एक पल की जरूरत थी, लेकिन समय नहीं था। यह वास्तव में एक पूर्ण शक्ति हमला था। धम्म, यह आवाज और भी तेज थी। जियान म्यू दो बार पीछे हटा, उसे अपने बाएं हाथ में हल्की सुन्नता महसूस हुई। जवाब में उसने दहाड़ लगाई और उस पल का फायदा उठाते हुए जब उसकी ढाल ने लॉन डांगडांग को पीछे धकेला, उसकी शूरवीर तलवार अचानक लॉन डांगडांग की ओर झपटी। हालांकि लॉन डांगडांग हवा में था, उसने अपना शरीर घुमाया, जिससे वह जियान म्यू की तलवार से बाल बाल बच गया, और साथ ही उसकी दोनों तलवारें फिर से गिर गईं। ये छलावा, जो उसके अगले हमले के लिए जरूरी लग रहा था, जियान म्यू की तलवार से पूरी तरह बच गया। जियान म्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने शरीर को आगे बढ़ाकर दूरी कम करने की कोशिश की ताकि लॉन डांगडांग को तीसरे वार के लिए पर्याप्त शक्ति न मिल सके। इसी बीच उसने राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। उसके पैरों के नीचे से एक सुनहरी रोशनी निकली, उसकी ढाल से टकराए और उसे आगे की ओर धकेल दिया। अपनी निर्विवाद ताकत के साथ जियान म्यू ने स्पिरिट फनेस अकादमी में नाइट्स +1 के वर्ग नेता का पद संभाला। हालांकि उसी क्षण लॉन डांगडांग की आंखों की सुनहरी रोशनी अचानक नीले रंग में बदल गई। उसका जुड़वां एस्टोक उम्मीद से एक पल पहले ही आ गया। जैसे ही राइजिंग स्काई एरे फॉर्मेशन शुरू हुआ और जैसे ही जियान म्यू आगे बढ़ा, तलवारें पहले ही आ चुकी थीं। धमाका, जियान म्यू का पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसकी गति थम गई, उसका आगे का झटका रुक गया और उसका शरीर अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। दूसरी ओर लॉन डांगडांग पलटाव से 3 मीटर ऊपर हवा में उठ गया। उसकी आंखों की रोशनी नीले से सुनहरे रंग में बदल गई और 3 मीटर की ऊंचाई से उसके पास कौशल दिखाने के लिए पर्याप्त समय था। उसके शरीर पर लपटें तेज होती दिख रही थी क्योंकि उसकी दोहरी तलवारें नीचे गिरने वाली तीव्र प्रकाश की 2 किरणों में बदल गईं। दोहरी तलवारें विस्फोटक विस्फोट डेलाइट स्लैश बूम।
इस शक्तिशाली प्रहार का सामना करने के लिए जियान म्यू के पास अपनी ढाल के पीछे अपनी लंबी तलवार रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तथा उसने पुनः दिव्य रक्षा सामरिक ब्लॉक का सहारा लिया। हालांकि इस बार हमला इतना जोरदार था कि तीव्र गड़गड़ाहट की आवाज के बीच जियान म्यू का शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इस बीच लॉन्ग डांग ने एक बार फिर गति का फायदा उठाकर हवा में छलांग लगा दी। उसके हाथों में मौजूद दो तलवारें एक हो गईं और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। पलक झपकते ही सुनहरी रोशनी सफेद हो गई और दोनों तलवारों से एक बड़ी तलवार जैसी रोशनी फूट पड़ी। freewebnovel.com। पवित्र तलवार। आसमान से 3 मीटर लंबी तलवार जैसी रोशनी उतरी और जियान म्यू की ढाल पर जोरदार तरीके से पड़ी। उस चमकदार सफेद रोशनी ने जियान म्यू के शरीर को पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। जियान म्यू, जो बस संभलने ही वाला था, तुरंत गिर पड़ा और उड़ गया। उसके हाथ में पकड़ी ढाल जोरदार धमाके के साथ टूट गई। जमीन पर 2 बार लुढ़कने के बाद ही वह उठ पाया। लॉन्ग डांग धीरे से उतरा और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी कम हो गई। जियान म्यू को गहरा सदमा लगा। उसे लग रहा था कि लॉन्ग डांग ने जानबूझकर अपनी पवित्र तलवार को उस पर रोक लिया था जब वह उस पर लगी थी, वरना उस एक वार से वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। नाइट्स क्लास 1 के अन्य छात्र जो ये दृश्य देख रहे थे, उनकी सांसें अचानक तेज हो गईं। वह बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर। जियान म्यू से कम साधना स्तर होने के बावजूद लॉन्ग डांग ने लगातार 5 वार करके जियान म्यू को हरा दिया, जिससे उसे जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। वह बस यूं ही हार गया था। यान याओ के साथ सुबह के द्वंद्वयुद्ध से उन्हें पहले ही लॉन्ग डांग की ताकत के बारे में कुछ समझ मिल गई थी, लेकिन इस मुकाबले के दौरान उन्हें वास्तव में समझ आया कि लॉन्ग डांग कितना मजबूत था। चाहे उसकी तात्कालिक विस्फोटक शक्ति हो या युद्ध किले पर उसका नियंत्रण, शुरू से ही जब उसने एक धोखेबाज क्लोन के जरिए बढ़त हासिल की, उसने जियान म्यू को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। हिंसक सौंदर्यबोध से भरी इस पूरी प्रक्रिया को देखकर दर्शक अपना खून खौलने से खुद को नहीं रोक पाए। लॉन्ग डांग अपनी आभा को नियंत्रित कर रहा था और धीरे धीरे अपनी विस्फोटक ऊर्जा के प्रभाव से उबर रहा था, लेकिन हाई जिफेंग की शिक्षाओं के विचार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हाई जिफेंग ने एक बार उससे कहा था कि एक लापरवाह शूरवीर की लापरवाही उतावलापन नहीं, बल्कि शूरवीरता के 10 सिद्धांतों के साहस और बलिदान का मिश्रण है। अपने दुश्मन का सामना करो और उसे जल्द से जल्द कुचल दो। अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाबी हमला करने का मौका मत दो, नहीं उसके तुरुप के पत्ते खोलकर शुरुआत में ही सब कुछ खत्म कर दो। यही उसका लक्ष्य है। जियान म्यू वापस लॉन्ग डांग के पास गया। उसकी निगाहें थोड़ी उलझी हुई थीं और उसने कहा, मैं हार गया। हालांकि उसे पता था कि वह हार सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी बुरी तरह हारेगा। वह पलटवार करने में पूरी तरह असमर्थ था। हमारी असली ताकत ऐसी नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग डांग ने गंभीरता से जवाब दिया। शायद क्योंकि हमारा वर्ग हमेशा सबसे निचले पायदान पर रहा है, इसलिए लड़ने की आपकी इच्छाशक्ति अपर्याप्त है। लेकिन हमारे जैसे शूरवीरों के लिए शूरवीरता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे शिक्षक ने एक बार मुझसे कहा था कि युद्ध में तुम्हें सब कुछ भूलकर केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बारे में सोचना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसी इच्छाशक्ति के बिना तुम कभी भी मजबूत नहीं बन सकते। जियान म्यू की नजरें हल्की सी झपकीं, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी छाती पर रखी और बाईं मुट्ठी पर घुसा मारा। मैंने सबक सीख लिया है, क्लास लीडर। लॉन्ग डांग ने भी शूरवीर की सलामी में अपनी दाहिनी मुट्ठी छाती पर बांधी और फिर बाकी छात्रों की ओर मुड़ा। हमें न सिर्फ लड़ने का साहस चाहिए, बल्कि संघर्ष भी करना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ एक्सप्लोसिव बर्स्ट सीखना चाहोगे? ये शब्द सुनते ही पूरी कक्षा उत्साहित हो गई और सभी जोर से चिल्लाने लगे, हाँ। विस्फोट एक गुप्त तकनीक है, न कि नाइट्स टेम्पल का कोई कौशल। ये रेकलेस नाइट द्वारा निर्मित एक अनोखी तकनीक है। लॉन्ग डांग ने सिर हिलाया। यदि आप विस्फोट सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक जलता हुआ दिल होना चाहिए। डांग, एक बार जब तुम स्पिरिट फनेस अकादमी में शामिल हो जाओगे, मैं तुम्हें अपने कुछ गुप्त तरीकों को अपने सहपाठियों को सिखाने की अनुमति दूंगा। उन्हें बेपरवाही का सार सिखाओ, उन्हें सिखाओ कि एक शूरवीर की सबसे महत्वपूर्ण भावना साहस और बलिदान है, और उन्हें आगे बढ़ते रहने का सच्चा दृढ़ संकल्प दो। हमारा युग शांतिपूर्ण नहीं है। हमें और अधिक सच्चे शूरवीरों की आवश्यकता है जो बहादुर हों और बलिदान देने को तैयार हों। हाई जिफेंग ने कहा। अल्पविराम। विस्फोट सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित करना नहीं है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति को क्या प्रज्वलित करता है?
संघर्ष की भावना, प्रतिद्वंद्वी को हर कीमत पर हराने का दृढ़ संकल्प। जब संघर्ष की भावना अपने चरम पर पहुंचती है, तभी कोई अपनी क्षमताओं को प्रज्वलित और उन्मुक्त कर सकता है। विस्फोट केवल एक युद्ध पद्धति ही नहीं, बल्कि साधना अभ्यास का एक तरीका भी है। अब आप सभी जोड़ी बनाएं और एक दूसरे पर अपनी तलवारें चलाएं। हर चाल में पीछे न हटें, अपनी पूरी ताकत लगा दें जब तक कि आपकी आखिरी बूंद भी खत्म न हो जाए। स्कूल के पहले आधिकारिक दिन लांग डांग ने लांग कोन कोन सहित अपनी पूरी कक्षा को विस्फोट की तकनीक सिखाना शुरू किया। कोन कोन, मुझ पर वार करो। लॉन्ग डांग ने लॉन्ग कोन कोन से कहा, तुम जवाबी हमला नहीं करोगे? लॉन्ग कोन कोन ने कुछ उत्साहित होकर कहा, हाँ चलो। डांग 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 बैंग। लॉन्ग डांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जवाबी हमला नहीं करने वाले हो? बेवकूफ, वो तो जवाबी हमला था। क्या तुमने पूरी ताकत लगा दी? क्या तुम्हें जीतने का भरोसा है? मेरे पास नहीं है। मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया है कि सुरक्षा सबसे पहले आती है। मैं क्यों जीतूं? सुरक्षा सबसे जरूरी है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, युवा शूरवीरों का एक समूह टेस्ट फील्ड नंबर 1 में ढह गया। लॉन्ग डांग एक बात को लेकर निश्चिंत था, बाकी सभी विस्फोट तकनीक सीख सकते थे, लेकिन लॉन्ग कोन कोन बिल्कुल नहीं। काय शूरवीर का गुण कोन कोन के स्वभाव के अनुकूल था, इसलिए वह उसे प्रज्वलित नहीं कर सका। freewebnovel.com। सिर्फ आधे दिन में ही जियान म्यू विस्फोट की दहलीज पर पहुंच गया था। शायद ये 5 तलवारों के स्लैश से हारने की उसकी हताशा थी, या नाइट्स क्लास 1 के कप्तान के रूप में आखिरी स्थान पर आने का तनाव। इसी ने उसे दोपहर में अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने का मौका दिया। जहां तक जियान म्यू का प्रश्न है, जो पहले से ही स्पिरिट फनेस अकादमी में दाखिला लेने में सक्षम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसने अंततः अपनी लड़ाकू भावना को प्रज्वलित कर लिया था। टेस्ट फील्ड नंबर 1 की दीवार का एक कोना। यहाँ शिक्षक कौन है, मैं या वो तो बस एक दिन यहाँ आया है और उसने पूरी कक्षा की लय तय कर दी है। यान याओ ने मुंह बनाकर शिकायत की। उसके बगल में खड़े यू युनकियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि उसमें नेतृत्व के कुछ गुण भी विकसित होने लगे हैं। यान याओ ने कहा, लेकिन जब वह रेकलेस नाइट की क्षमता सिखा रहा है, तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह अच्छी बात है? तुम रेकलेस नाइट की शैली अच्छी तरह जानते हो। यू युनकियोंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। काफी समय से यहाँ शांति रही है, लेकिन अब यह अशांत होने लगी है। हमारे शूरवीरों को सचमुच और ज्यादा निडरता की जरूरत है। और विस्फोट में महारत हासिल करना उनके लिए एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम हो सकता है। डांग कुछ खास है। वह एक बेपरवाह शूरवीर की बेबाकी का प्रतीक है, लेकिन उसकी वीरता उसकी बुद्धिमत्ता पर भारी नहीं पड़ती, जो उसके गुरु से भी बढ़कर है। हाई जीफे की बेबाकी की तुलना उससे नहीं की जा सकती। यान याओ ने सिर हिलाया और कहा, इस बार आपने अच्छा काम किया। यू युनकियोंग मुस्कुराया और अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी कमर पर हाथ रखा, क्या कोई ठोस इनाम है? यान याओ ने उसे एक नजर देखा, तुम्हारे सपनों में दुर्भाग्य से कोन में सचमुच कुछ कमी है, उसकी अजीबोगरीब स्पिरिट भट्टी के अलावा। लेकिन यू युनकियोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी स्पिरिट भट्टी सिर्फ अनोखी नहीं है। सीनियर स्मॉल ट्री ने खुद इसकी जांच की है। मैंने सीनियर को पहले कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। तो ये लड़का सचमुच एक छुपे हुए घोड़े जैसा हो सकता है। वैसे दैवीय चयन अनुष्ठान 1 महीने में शुरू हो जाएगा और मैं हाल ही में उसकी तैयारी में काफी व्यस्त रहूंगा। चयन परीक्षा भी शुरू होने वाली है। लॉन्ग डांग के साथ इस बार शायद तुम लोगों को मौका मिल जाए। यान याओ के नाजुक चेहरे पर बेबसी के भाव उभरे, अगर वह सिर्फ आज जैसा प्रदर्शन करे तो भी काफी नहीं होगा। इस सत्र के बच्चे, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। स्पिरिट फनेस अकादमी के प्रथम वर्ष के कैंटीन में रात के खाने के समय एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। नाइट्स क्लास 1 के छात्रों को खाना खाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। उनके हाथ दर्द और सुन्न हो गए थे, मानो वे उन्हें उठा ही न पा रहे हों। खाना परोसने के बाद मेज पर बैठकर खाते समय भी उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। उन्हें मुंह से बर्तन ढूंढने की कोशिश करते हुए खाना खाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। कोन जैसे निडर बच्चों ने तो लेटकर खाना भी शुरू कर दिया, जिससे अन्य कक्षाओं के छात्रों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। ये दोपहर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। विस्फोट की अनुभूति को महसूस करने और अपने भीतर की लड़ाकू भावना को जगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ी।
इस पूरी कोशिश के बाद उनके पास एक मामूली से उपहार के लिए अपने विशेष प्रकाश कौशल का इस्तेमाल करने की भी ताकत नहीं बची थी। अगर डांगडांग ने सभी के लिए सरल उपचार और स्वास्थ्य लाभ न किया होता, तो उनके लिए टेस्ट फील्ड नंबर 1 से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। हालांकि इसका असर साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ आधे दिन में ही नाइट्स क्लास 1 के छात्रों का मनोबल कम और दृढ़ निश्चय ज्यादा हो गया था। रात के खाने के बाद छात्रावास में लौटते हुए कोनकोन ने डांगडांग को एक तरफ खींच लिया और रोते हुए बोला, भाई मुझे मालिश की जरूरत है। मैं अब अपनी बाहें नहीं उठा सकता। हालांकि उसे विस्फोट का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन डांगडांग उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। आज दोपहर उसने कोनकोन को सचमुच खूब खरी खोटी सुनाई। ध्यान करो, तुम्हारा शरीर जितना थका हुआ होगा, आध्यात्मिक शक्ति का अवशोषण उतना ही प्रभावी होगा। ये क्षमता को प्रज्वलित करने का एक बेहतरीन तरीका है। लॉन्ग डांगडांग उससे लाड़ प्यार करने को तैयार नहीं थी। उसने उसे सीधे उसके कमरे में धकेल दिया। वो खुद भी अपने कमरे में लौट आए ताकि एक साथ 3 क्लोनों के साथ ध्यान जारी रख सके। अगली सुबह नाइट्स क्लास 1 के सभी छात्र नाश्ते के लिए पूरी लगन से इकट्ठे हुए। जवानी की ताकत बहुत मजबूत होती है। जो कल रात थकान से कांप रहे थे, आज सुबह वे सभी तरोताजा थे। उनकी आंखों में साफ तौर पर जुझारूपन था। अवचेतन रूप से वे लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोन के आसपास बैठ गए। जियान म्यू ने लॉन्ग डांगडांग को आंख मारी, क्या आज दोपहर तक ट्रेनिंग जारी रहेगी? कल ही वह उनके नए रूटीन को समझने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि उसे शुरुआती नतीजे भी मिले थे। जितनी ज्यादा प्रगति उसने की, उतनी ही ज्यादा उसे अपनी लड़ाकू भावना और आध्यात्मिक शक्ति का एक साथ फूटता हुआ आनंददायक एहसास हुआ। बाकी सबकी आंखों में भी उत्साह की चमक थी। वे प्रतिभाशाली थे, कठिनाइयों से नहीं डरते थे। उन्हें बस इस बात का डर था कि कोशिशों के बावजूद वे अपने साथियों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। अब लॉन्ग डांगडांग ने उन्हें रास्ता दिखा दिया था और वह साफ तौर पर काम कर रहा था। वे उत्साहित कैसे न होते। केवल कोनकोंग आंखें नीची किए बेहद दुखी लग रहा था। हालांकि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस ने उसकी थकान और खटास को दूर करते हुए उसमें पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति समाहित कर ली थी, फिर भी अपने बड़े भाई की ओर से आने वाली यातना के बारे में सोचकर उसका मन और भी उदास हो गया था। उसे बस एक ही चीज सहारा दे रही थी, वह थी सप्ताहांत में अपनी रिब्स शॉप देवी के दर्शन का विचार। गुलाबी बालों वाली लुओ जियाओ खाना खाते हुए नाइट्स क्लास 1 की ओर देख रही थी। उसने चुपचाप अपने बगल में खड़े जिसांग लियुयंग से कहा, लियुयंग, ये देखो, उस नाइट्स क्लास के सदस्य आज थोड़े अलग लग रहे हैं। ये दोनों नए लोग बिल्कुल जुड़वा लग रहे हैं। जिसांग लियुयंग ने अपनी बचपन की दोस्त की ओर देखा, क्या तुमने अभी तक अपने जल और अग्नि जादू को सामंजस्य बनाने में कामयाबी हासिल की है? ओह, आप टीचर से भी ज्यादा सख्त क्यों हैं? मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना। यदि आप तेजी से सुधार करना चाहते हैं तो आपको हर समय अपना ध्यान इसी पर केंद्रित रखना चाहिए। जिसांग लियुयंग ने बेपरवाही से उत्तर दिया। लुओ शियाओ ने आह भरी, कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी दुनिया में तो बस जादू ही जादू है। जिसांग लियुयंग की आंखों में कट्टरता की एक चमक उठी। जादू की दुनिया कितनी रहस्यमयी और भव्य है। इसकी तुलना में किसी और चीज का क्या महत्व है? सच कहूं तो लाखों गुना आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंचना सभी प्राणियों के लिए वर्जित है, लेकिन मैं उस वर्जित को छूना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि उस वर्जित दायरे में कौन सी वर्जित शक्ति सभी प्राणियों को दबा रही है। तुम जीत गई, चलो खाना खाते हैं। अपने बगल में बैठे जादू के शौकीन को देखकर लुओ शियाओ अवाक रह गई। जिसांग लियुयंग में इतनी असाधारण प्रतिभा का होना कोई संयोग नहीं था। जादू के प्रति उसका रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसा लुओ शियाओ का सुंदर लड़कों के प्रति था। नाइट्स क्लास 1 के सभी 12 छात्र लगभग एक साथ कक्षा में पहुंचे। जियान म्यू शुरू में लॉन्ग डांगडांग को आगे बैठाना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। लॉन्ग डांगडांग को पीछे बैठना बुरा नहीं लगा। आखिरकार वहां सिर्फ 1 दर्जन लोग ही थे, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब यान याओ कक्षा में दाखिल हुई तो उनमें एक उत्साह का भाव था। जैसे ही उनकी नजर अपने छात्रों पर पड़ी, उनके बदले हुए व्यवहार से वह थोड़ा प्रभावित हुई, यहां तक कि उनकी संक्रामक भावना की भी कुछ झलक उन्हें मिली। जैसा कि मुझे यकीन है कि आप सभी जानते होंगे, स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल सिलेक्शन रिचुअल 1 महीने बाद है। स्पिरिट फनेस अकादमी के हम छात्रों के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रत्येक छात्र को केवल एक ही मौका मिलता है। लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोंग यहाँ नए हैं, इसलिए मैं इसे फिर से समझाऊंगा।
स्पिरिट फनेस अकादमी को संघ में सर्वोच्च विद्यालय क्यों माना जाता है और मंदिर द्वारा इसे अत्यधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका कारण यह है कि आज सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मूल्यवान खजाने स्पिरिट फनेस हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैं। 6 महान पवित्र मंदिरों द्वारा नियंत्रित सभी स्पिरिट फनेस इसी द्वीप पर स्थित हैं। केवल पवित्र दूत ही उनकी सटीक संख्या जानते हैं, लेकिन उनकी संख्या किसी के भी सपनों से परे है। हमारे लिए स्पिरिट फनेस हमारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक मजबूत स्पिरिट फनेस किसी भी पेशे को पूरी तरह से बदल सकती है। स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल सिलेक्शन रिचुअल आपके लिए स्पिरिट फनेस प्राप्त करने का एक अवसर है। 2 हफ्तों में, सटीक रूप से कहें तो 2 हफ्तों से 1 दिन कम तैयारी के लिए एक वार्षिक ग्रेड परीक्षा होगी। परीक्षा स्थल स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन अनुष्ठान से जुड़ा है। परीक्षा के दौरान आप जो शक्ति प्रदर्शित करेंगे, जो आभा आप छोड़ेंगे, उसे अकादमी की संग्रहित स्पिरिट फनेस देख पाएंगी। यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप स्पिरिट फनेस को प्रभावित कर पाएंगे या नहीं, स्पिरिट फनेस आपको चुनेगा या नहीं, ये 2 अवसरों पर निर्भर करता है। एक परीक्षा के दौरान और दूसरा अनुष्ठान के दौरान, जिसमें आप स्पिरिट फनेस से संवाद करते हैं। याद रखें, स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन अनुष्ठान में आप स्पिरिट फनेस को नहीं चुनते, बल्कि स्पिरिट फनेस आपको चुनती है। हमारे मानव इतिहास में जिस भी पेशेवर व्यक्ति ने सबसे ज्यादा स्पिरिट भट्टियां प्राप्त की, उसके पास कुल 9 थीं। यही सीमा लगती है, लेकिन शोध बताते हैं कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों और अवसरों पर स्पिरिट भट्टियों का विलय संभव है, जिसके परिणामस्वरूप स्पिरिट भट्टी पुनः बढ़ी हुई शक्ति वाली भट्टी में बदल जाती है। स्पिरिट भट्टियों के कई गुण होते हैं। कुछ भट्टियां मेजबान को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। कुछ स्पिरिट भट्टियां सक्रिय होने पर किसी की जान को भी खतरे में डाल सकती हैं। इसके फायदे तो काफी हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव असहनीय हो सकते हैं। स्पिरिट भट्टी प्रोविडेंशियल सिलेक्शन रिचुअल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चूंकि स्पिरिट भट्टी आपको चुनती है, इसलिए चुनी गई स्पिरिट भट्टी आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आपके द्वारा स्वयं स्पिरिट भट्टी चुनने से कहीं ज्यादा। क्या आप समझ गए? बोलते समय उनकी नजर मुख्य रूप से लांग डांग डांग और लांग कोन कोन पर ही रही। लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गई है। सामाजिक रूप से कुशल कौन कौन खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, इसका मतलब है कि 2 हफ्तों में होने वाली परीक्षा के दौरान हम जितने मजबूत होंगे, स्पिरिट फनेस के हमारे पक्ष में आने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। या ये कि अपनी अनूठी विशेषताओं और विशिष्टताओं का प्रदर्शन भी स्पिरिट फनेस को आकर्षित कर सकता है। हालांकि कौन कौन ने हार मान ली थी, फिर भी उसे स्पिरिट फनेस का शौक था। आखिरकार एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस ने उसे एक बेकार इंसान से एक औसत से भी बेहतर प्रतिभाशाली इंसान में बदल दिया था। इस चमत्कार ने उसे खुशी से भर दिया। यान याओ ने एक पल सोचा, फिर कहा, यह दोनों का संयोजन होना चाहिए। इस परीक्षा के दौरान पीछे न हटें, अपनी आभा को जितना हो सके उतना मुक्त करें ताकि आत्मा भट्टियों से अधिक मान्यता प्राप्त हो सके। कौन कौन बैठा नहीं, बल्कि फिर पूछा, गुरुजी, आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान के दौरान हम में से प्रत्येक व्यक्ति कितनी आत्मा भट्टियां ले जा सकता है? और अलग अलग ग्रेड का मतलब अलग अलग शक्तियां हैं। क्या कम ग्रेड वालों के साथ अन्याय नहीं होगा? यान याओ के मुंह के कोने पर एक झुरझुरी सी उभरी, आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान कब शुरू होगा, यह आत्मा भट्टियों की इच्छा पर निर्भर करता है। उच्चतम स्तर की आत्मा भट्टियों में ज्ञान होता है और वे हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए इसमें भाग ले पाना एक सम्मान की बात है। आत्मा भट्टी अकादमी में ऐसे छात्र हैं जिन्हें 6 वर्षों से इसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि आत्मा भट्टियों की प्रतिक्रिया की कमी के कारण आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान स्थगित हो सकता है। इसके अलावा जब आत्मा भट्टियां अपने यजमान चुनती हैं, तो वे शक्ति के बजाय एक अनुकूल आभा खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। कौन कौन ने तर्क दिया, लेकिन आपने अभी कहा कि चयन शक्ति और विशिष्टता का मिश्रण है। इस मिश्रण का मतलब है कि शक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। ठीक है, आइए आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान पर अपनी चर्चा यही समाप्त करें। मूल्यांकन वस्तुओं की विशिष्टताएं अभी अज्ञात हैं। जब आप स्वयं इसमें भाग लेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस अनुष्ठान में क्या क्या शामिल है। आज मैं आपको एक सर्वत्र प्रयुक्त शूरवीर कौशल सिखाने जा रहा हूं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण आक्रमण कौशल भी है। पहले मुझे लगा था कि आप लोगों को इस तकनीक को आजमाने के लिए कुछ समय, कम से कम दूसरे शैक्षणिक वर्ष तक की आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि किसी ने इसमें पहले ही महारत हासिल कर ली है, इसलिए मैं आज आपको इसे सिखाऊंगा। ये कौशल है
पवित्र तलवार। यान याओ ने ऊंची आवाज में घोषणा की। एक साधारण शूरवीर के लिए पवित्र तलवार में महारत हासिल करना एक ऐसा कौशल है जिसे आमतौर पर ग्लोरियस क्लास का शूरवीर बनने के बाद ही समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आप लोग अलग हैं, ये स्पिरिट फनेस अकादमी है और आपको शूरवीर के इस महत्वपूर्ण आक्रमण कौशल को पहले ही सीखना होगा। पहले मैं आपको पवित्र तलवार की विशेषताएं समझा दूं। पवित्र तलवार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पवित्र तलवार का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि आप सभी दिव्य गुण और प्रकाश गुण के बीच के अंतर को समझते हैं। दीप्ति का अर्थ पवित्र होना आवश्यक नहीं है, लेकिन पवित्रता वास्तव में प्रकाश का ही उदात्तीकरण है। पवित्र तलवार में स्वाभाविक रूप से कई विशेष प्रभाव होते हैं, जैसे जादू को तोड़ना, कुछ सुरक्षाओं को अनदेखा करना, आत्माओं को भयभीत करना, मन को शुद्ध करना और बुराई को हराना। सरल शब्दों में, चाहे प्रतिद्वंद्वी के पास कितनी भी क्षमताएं हों, वे पवित्र तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते, जिससे हमें अपनी आक्रमण शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। पवित्र तलवार स्वयं भी अपने दिव्य गुण के माध्यम से अधिकांश विरोधियों को दबा सकती है। ये शूरवीरों के बुनियादी कौशलों में से एक दिव्य तकनीक है, जो दिव्य रक्षा, सामरिक अवरोध और पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक व्यूह रचना के समान है। पवित्र तलवार में महारत हासिल करके एक शूरवीर की शक्ति उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। तीसरी कक्षा से पहले आप अपने स्वयं के घुड़सवार नहीं रख पाएंगे, इसलिए पवित्र तलवार में महारत हासिल करने से आप अन्य कक्षाओं के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। मैंने तुम्हें ये पहले नहीं सिखाया था, क्योंकि पवित्र तलवार के लिए जरूरी है कि इस कौशल का प्रयोग करते समय तुम्हारी आंतरिक और बाह्य आध्यात्मिक शक्ति का योग 5000 से ज्यादा हो। आत्मा की भट्टी की मदद से भी तुम में से कोई भी पहले इसे हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन अब, अगर तुम किसी विशेष रूप में आध्यात्मिक शक्ति का एक अस्थायी विस्फोट कर सको, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। ये सुनकर लॉन कॉन खुद को लॉन डांग से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या उसने कल दोपहर हमारी जासूसी की थी? मुझे लगता है कि वह आज हमें पवित्र तलवार सिखा रही है, क्योंकि कल तुमने सबको बर्स्ट फ्लेम तकनीक सिखाई थी। लॉन डांग ने उसे जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। क्या पूछने की जरूरत भी थी? मंच पर यान याओ ने लॉन कॉन को घूरते हुए कहा, यदि आप कक्षा के दौरान सुस्ती जारी रखेंगे, तो आपको छोड़ दिया जा सकता है। लॉन कॉन ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और खुद से बुदबुदाया, जो कोई भी ऐसी दबंग औरत चाहता है, वह उसे पा सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। लॉन कॉन, तुम जा सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूं? यान याओ गुस्से से बोली। 7वीं रैंक की मंदिर नाइट होने के नाते, अगर ध्वनि संचरण न हो, तो वह इस कक्षा में सब कुछ सुन सकती थी। क्या वह इसे नहीं सुन सकती थी? freewebnovel.com। लॉन कॉन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वह ठीक से सुन पा रही थी? उसने जल्दी से मदद के लिए लॉन डांग की ओर रुख किया। स्वर्ग किसी के पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन अपने विरुद्ध किए गए पापों को नहीं। आगे बढ़ो। जब वह कोई गलती करता है तो लॉन डांग उसकी मदद नहीं करता। शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करना एक इंसान होने का एक बुनियादी पहलू है। ये परेशान करने वाला बच्चा सजा का हकदार है। तो लॉन कॉन चला गया। क्या उसने सोचा था कि जाने के बाद वह छात्रावास में वापस लौट पाएगा? उसे सजा के तौर पर कक्षा के बाहर ही रहना पड़ा और वहीं से कक्षा जारी रखनी पड़ी। पवित्र तलवार का सार पवित्र शक्ति के जागरण में निहित है, जहां हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रकाशमय गुण के माध्यम से पवित्र शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए शूरवीरों के मंदिर में एक कहावत है कि केवल वही शूरवीर सच्चे शूरवीर हैं जो पवित्र तलवार चलाने में सक्षम हैं। उनकी परीक्षा प्रकाश द्वारा हुई है और केवल शुद्ध हृदय वाले ही पवित्र शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। उस दिन का पाठ पूरी सुबह चला। हालांकि लॉन डांग ने पवित्र तलवार पहले ही सीख ली थी, फिर भी उसने बहुत ध्यान से सुना। वह जानता था कि पवित्र तलवार जैसे उन्नत कौशल, यहां तक कि शूरवीरों के मंदिर के पूर्ण सदस्यों को भी यह कौशल आसानी से नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें इसके बदले में योग्यता प्राप्त करनी होगी। फिर भी वे स्पिरिट फनेस अकादमी में थे और इसे सीधे सीख रहे थे। यान याओ का वर्णन रेकलेस नाइट के वर्णन से अलग था, लेकिन ये सिद्धांत से लेकर व्यवहार तक अधिक विस्तृत था। हर विवरण को स्पष्ट रूप से समझाता था और हर छात्र का मार्गदर्शन करता था, जिसमें लॉन डांग और लॉन कॉन भी शामिल थे, जो द्वार के बाहर थे, पवित्र शक्ति की साधना में। मूल्यांकन से पहले पवित्र तलवार सिखाकर उसे उम्मीद थी कि वे 2 हफ्तों के अंदर बर्स्ट फ्लेम में महारत हासिल कर लेंगे और बर्स्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके पवित्र तलवार चलाएंगे, जिससे उन्हें ज्यादा मौके मिलेंगे। यान याओ का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था।
लेकिन वे इसे सीख पाएंगे या नहीं, यह इन युवाओं पर ही निर्भर करता है। वे सभी प्रतिभाशाली थे और अगर वे फिर भी इसे नहीं सीख पाए तो वे इसके पूरे हकदार थे। दोपहर में फिर से आत्म साधना का सत्र था और नाइट्स+1 ने कल वाला दृश्य दोहराया। पवित्र तलवार में महारत हासिल करने के लिए बर्स्ट फ्लेम बेहद जरूरी था, इसलिए बर्स्ट फ्लेम में महारत हासिल करना सबसे पहली प्राथमिकता थी। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, न ही किसी प्रेरणा की जरूरत थी। सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। स्पिरिट फनेस अकादमी के छात्रों से जैसी उम्मीद थी, सभी बेहद अंतर्दृष्टिपूर्ण थे। आधे दिन के बाद 12 सहपाठियों में से लॉन कोनकॉन को छोड़कर 10 मूल छात्र बर्स्ट फ्लेम की दहलीज पर पहुंच गए थे। उन्हें बस लगातार उससे परिचित होने और उसे निखारने की जरूरत थी। उस शाम सभी ने अपना अभ्यास बढ़ाने का फैसला किया। वे रात के खाने के बाद 2 घंटे ध्यान करने के लिए वापस लौटेंगे और फिर अभ्यास जारी रखेंगे। भाई, क्या मैं आज रात भाग नहीं ले सकता? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वैसे भी प्रभावी ढंग से अभ्यास नहीं कर सकता। और अगर मैं बर्स्ट फ्लेम भी कर लूं तो भी अपनी कम आध्यात्मिक शक्ति के साथ मैं पवित्र तलवार को सक्रिय नहीं कर पाऊंगा, लॉन कोनकॉन ने निराश होकर कहा। जल्दी उठने वाले को ही कीड़ा मिलता है, क्या आपको नहीं लगता? लॉन डांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे टीचर भी मुझ पर इतने सख्त नहीं थे जितने तुम हो। देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपनी माँ को इसके बारे में बताऊंगा, लॉन कोनकॉन ने गुस्से से जवाब दिया। आगे बढ़ो, माँ तक पहुंचने के लिए कहना आसान है, करना मुश्किल। लॉन डांग की मुस्कान चौड़ी हो गई। लॉन कोनकॉन के प्रशिक्षण का व्यक्तिगत निरीक्षण करते हुए इन 2 दिनों में उन्होंने पाया कि हालांकि लॉन कोनकॉन में आध्यात्मिक शक्ति का अभाव था, फिर भी उसमें युद्ध कौशल की अपार क्षमता थी। हालांकि वह हर दिन थका हुआ दिखाई देता था, लॉन डांग के भारी दबाव में उसके निकट युद्ध कौशल में तेजी से सुधार हुआ। खासकर क्योंकि वे जुड़वा थे, उनके बीच एक तरह का मानसिक जुड़ाव था जिससे उनके बीच समझ बढ़ती जा रही थी। प्रशिक्षण के अगले कुछ दिन ज्यादातर शूरवीरों के लिए दर्द और आनंद का मिश्रण लेकर आए। 1 हफ्ते बाद लॉन कोनकॉन को छोड़कर सभी ने विस्फोट तकनीक को लगभग समझ लिया था और कुछ हद तक उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे थे। खास तौर पर जियान म्यू और म्यू यी पवित्र तलवार को मुश्किल से ही चला पा रहे थे। ये निश्चित रूप से तेज प्रगति थी। लॉन कोनकॉन की बात करें तो उसे बस दर्द ही दर्द था, कोई मजा नहीं। उसे यकीन नहीं था कि वो आगे बढ़ रहा है या नहीं, लेकिन वो इतना थक गया था कि उसे खून की उल्टी जैसा लग रहा था। अंततः शुक्रवार की रात आ गई और साथ में सप्ताहांत और 2 दिन का विश्राम भी आ गया। नाइट्स+1 के ज्यादातर युवा शूरवीरों ने सप्ताहांत में आराम न करने और अपना काम जारी रखने का फैसला किया, ये कहते हुए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हालांकि लॉन कोनकॉन ने कहा कि वह कुछ नहीं करेगा, यहां तक कि उसने धमकी भी दी कि अगर उसे रिब्स शॉप देवी के दर्शन करने से रोका गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस तरह लॉन डांग ने उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण न देने के लिए मना लिया। रात के खाने के बाद जैसे ही लॉन कोनकॉन अपने बिस्तर पर गिरा, एक जानी पहचानी आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। बाहर आओ। आवाज सुनते ही लॉन कोनकॉन तुरंत चौंक गया, जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला और बिजली की तरह छात्रावास से बाहर निकल गया। बहुत जल्दी उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। लॉन कोनकॉन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह 2 कदमों में उस आकृति की ओर दौड़ा और बोला, गुरुजी, मैं कितना दयनीय हूँ। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि कायश शूरवीर ना ये था, जो सप्ताहांत की शुरुआत के तुरंत बाद उत्सुकता से अपने प्रिय शिष्य से मिलने आया था। लगता है आपका वजन कुछ कम हो गया है, ना ये ने कहा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लॉन कोनकॉन ने नाराजगी से बड़बड़ाते हुए कहा, सच में, ये सब उस लॉन डांग नाम के आदमी की वजह से है जो मुझे रोज प्रताड़ित करता है। गुरुजी, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। मेरे साथ आओ, ना ये ने जवाब दिया। उसने लॉन कोनकॉन का हाथ पकड़ा और अपने पैर को हल्का सा हिलाकर स्लाइड सटेप किया। लॉन कोनकॉन को अपने आसपास का दृश्य टिमटिमाता हुआ महसूस हुआ और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वे एक परिचित स्थान पर पहुंच गए, स्पिरिट फनेस अकादमी में टेलीपोर्टेशन एरे संरचना। अगले ही क्षण ना ये ने टेलीपोर्टेशन एरे संरचना को सक्रिय कर दिया और लॉन कोनकॉन को अपने साथ ले गया। जब उनके आसपास का वातावरण फिर से स्पष्ट हो गया तो वे पहले ही मंदिर मुख्यालय में टेलीपोर्टेशन सरणी संरचना तक पहुंच चुके थे। पिछली बार जब लॉन कोनकॉन और लॉन डांग यहां आए थे तो वे मंदिर मुख्यालय से सीधे पवित्र नगर गए थे। हालांकि इस बार ना ये उन्हें एक दूसरे निकास द्वार की ओर ले गया जो मंदिर मुख्यालय के भीतरी भाग की ओर जाता था।
ना ये को देखते ही उस जगह की रखवाली कर रहे शूरवीर ने तुरंत उसे सलामी दी। ना ये ने भी सलामी का जवाब देते हुए कहा, यह मेरा शिष्य है। हम मंदिर लौट रहे हैं। हाँ भगवान दिव्य नाइट। ना ये किस स्तर के किसी व्यक्ति के लिए किसी बैच की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार शूरवीरों के मंदिर में तो मुट्ठी भर ही दिव्य शूरवीर थे। ये पहली बार था कि लॉन कोनकोन ने मंदिर मुख्यालय में कदम रखा था, और विशाल हॉल की भव्यता ने उसे तुरंत आश्चर्य और विस्मय से भर दिया। मंदिर मुख्यालय का विशाल हॉल इतना विशाल था कि मानो वह असीम हो। दोनों ओर ऊंची ऊंची मूर्तियां थीं, कुछ कवच और हथियार लिए हुए, तो कुछ वस्त्र पहने और जादुई डंडे लिए हुए। हालांकि ये मूर्तियां पत्थर से बनी थीं, फिर भी उनमें एक जीवंतता थी जो मनमोहक थी। ना ये ने लॉन कोनकोन को विशाल हॉल के केंद्र की ओर ले जाते हुए समझाया, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ अपनी मूर्तियां स्थापित करने का सम्मान दिया जाता है जिन्होंने मंदिर में असाधारण योगदान दिया है। बाकी सभी मूर्तियां हॉल के किनारों पर पंक्तिबद्ध थीं, लेकिन एक मूर्ति बीच में अकेली खड़ी थी, मानो पूरी भव्य इमारत इसी एक मूर्ति के सम्मान में बनाई गई हो। वह आकृति शानदार कवच से सुसज्जित थी, जिस पर पहाड़ और नदियां उकेरी गई थीं। उसकी पीठ पर 6 बड़े पंख फैले हुए थे। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके दोनों ओर जमीन में 2 विशाल एस्टोक लगे हुए थे। वह युवा और सुंदर लग रहा था, और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह मुख्यालय के प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। मेरे पीछे आओ और सलामी दो, ना ये ने गंभीरता से कहा, अपने दाहिने मुट्ठी को अपने दिल पर रखकर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर पारंपरिक शूरवीर सलामी दे रहे थे। न केवल वह, बल्कि 6 महान पवित्र मंदिरों के प्रत्येक श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य पर जाने से पहले इस प्रतिमा का अभिवादन और सम्मान करते थे। लॉन कोनकोन ने सम्मानपूर्वक इस संकेत का पालन किया और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यह मूर्ति किसकी है? ना ये ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये नाइट्स टेम्पल फेडरेशन के पहले फेडरेशन अध्यक्ष, अनंतकाल और सृष्टि भगवान की सील कैथेड्रा रेक्स के पूर्व धारक, गौरवशाली नेता भगवान की सील नाइट लॉन्ग हाउचेन से हमारे गर्व का स्रोत है। लॉन कोनकोन ने आश्चर्य से कहा, क्या वह वही महान ईश्वरीय मोहर योद्धा है जिसने मनुष्यों को राक्षसी 72 स्तंभ वाले दानव देवता को हराने में नेतृत्व किया था? ना ये ने सिर हिलाया, वास्तव में वह है। नए सम्मान के साथ लॉन कोनकोन मूर्ति पर और भी नजरें गड़ाए बिना नहीं रह सका। मंदिर अकादमी में इतिहास की कक्षा के दौरान 6 महान पवित्र मंदिरों ने हजारों वर्षों तक कैसे युद्ध किया और अंततः राक्षस जनजाति को कैसे पराजित किया, इस शानदार महाकाव्य पर हमेशा जोर दिया जाता था। उसके शिक्षक हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि आज मंदिर संघ की शांति अनगिनत पूर्वजों के रक्त और बलिदानों से खरीदी गई है, और इन पूर्वजों में सबसे महत्वपूर्ण नेता वह व्यक्ति था जिसके आधार पर यह मूर्ति बनाई गई थी। गुरुजी, आप गॉड सील नाइट कब बनेंगे? लॉन कोनकोन खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। जो व्यक्ति गॉड सील कैथेड्रा रेक्स से मान्यता प्राप्त करता है, वह गॉड सील नाइट बन सकता है। उन्हें आमतौर पर 6 महान पवित्र मंदिरों में सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है, और प्रत्येक गॉड सील कैथेड्रा रेक्स एक उच्च श्रेणी की दिव्य कलाकृति है। ना ये ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मुझसे ऐसे शर्मनाक सवाल मत पूछो। ओह, लॉन कोनकोन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, क्या अब भगवान की सील कैथेड्रा रेक्स की सभी 6 सीटों के स्वामी हैं? ना ये ने सिर हिलाया, सिर्फ 4 सीटें ही काफी हैं। freewebnovel.com। लॉन कोनकोन की आंखें चमक उठीं। तो फिर तुम्हारे पास अभी भी 2 मौके हैं। ना ये ने नाराजगी से जवाब दिया, सिर्फ एक ही मौका। राष्ट्रपति लॉन के पास जो अनंत काल और सृष्टि का ईश्वरीय मुहर वाला कैथेड्रा रेक्स था, वह नाइट्स टेम्पल के इतिहास में किसी को पहचानने वाला इकलौता था। दरअसल बाकी 5 ईश्वरीय मुहर वाले कैथेड्रा रेक्स उसी की प्रतिकृतियां हैं। फिर भी तुम्हारे पास एक मौका है। आखिरकार ज्यादा दिव्य शूरवीर तो है नहीं। संभावना बहुत कम है। ना ये ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कहाँ प्रशिक्षण लेता हूं। मुख्यालय के दोनों ओर ऊपर नीचे जाने के लिए कई सीढ़ियां थीं। ना ये लॉन कोनकोन को दूसरी मंजिल पर ले गया, जो बेहद विशाल थी। वे तीसरी मंजिल तक गए, सैकड़ों मीटर तक गलियारे से गुजरे और आखिरकार दोहरे दरवाजों के एक सेट के सामने रुके। दरवाजा खोलते ही उनका स्वागत एक विशाल बैठक कक्ष में हुआ। कमरे सादा सजाए गए थे, लेकिन उनमें विलासिता का भाव था। पूरा कमरा शाहबलूत की लकड़ी की सजावट से भरा हुआ था। 3 दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी थीं, और बैठक कक्ष में एक डेस्क, एक सोफा, एक कॉफी टेबल और कुछ प्राचीन सजावट के सामान भी थे। हर 9वीं रैंक के प्रोफेशनिस्ट को मंदिर मुख्यालय में जगह मिल सकती है, और यह मेरी जगह है। मेरे साथ आओ, मैं देखना।
नाइट्स टेम्पल मुख्यालय में नाये के आवास में एक बड़ा बैठक कक्ष, एक आरामदायक और शानदार शयन कक्ष और 200 वर्ग मीटर का एक साधना कक्ष शामिल है। साधना कक्ष के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण प्रचुर मात्रा में है, जिसकी दीवारों, छत और फर्श पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेरी गई हैं। नाये ने एक क्रिस्टल बॉल निकाली और उसे लॉन कोन को सौंपते हुए कहा, इसमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति भर दो। ठीक है। लॉन कोन ने क्रिस्टल बॉल ली और अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अचानक क्रिस्टल बॉल चमक उठी, एक हल्की सुनहरी चमक साधना कक्ष में भर गई और आसपास के जादुई रंग प्रकाशित हो गए, जो कल्पना के स्पर्श के साथ झिलमिला रहे थे। 418। एक सुनहरा अंक सामने आया। ये संख्या देखकर नाये ने हल्के से पलकें झपकाईं, काफी सुधार है। क्रिस्टल बॉल केवल आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करती है और एक पेशेवर व्यक्ति की शक्ति, विशेष रूप से एक करीबी मुकाबले वाले पेशेवर व्यक्ति के लिए, न केवल उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से बल्कि उसकी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति से भी आती है। दोनों को मिलाकर कुल आध्यात्मिक शक्ति बनती है। पवित्र नगरी में आने से पहले लॉन कोन की कुल आध्यात्मिक शक्ति संभवतः 450 से 460 के बीच थी। अब उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 418 है और उसकी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति लगभग 60 है, यानी उसकी कुल आध्यात्मिक शक्ति अब लगभग 480 है, जो चौथे स्थान पर पहुंचने के बहुत करीब है। लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, नाये ने हंसते हुए कहा। वह इस परीक्षा परिणाम से बहुत संतुष्ट थी। वास्तव में पिछले 4 वर्षों में लॉन कोन की आध्यात्मिक शक्ति का विकास शुरुआत में कछुए की गति से हुआ, जो साप्ताहिक रूप से केवल कुछ अंक ही बढ़ा। नाये द्वारा अपनी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषित और भस्म करने में सहायता के लिए बार बार आर्केंजेल के आलिंगन का प्रयोग करने के बाद ये स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति जितनी प्रबल होती, उसकी साधना गति उतनी ही तेज होती और एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की अवशोषण और रूपांतरण क्षमताएं भी मजबूत होती जाती। जब से उसकी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस विकसित हुई है और उसे भक्षण का क्षेत्र प्राप्त हुआ है, लॉन कोन की आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उसने केवल 1 सप्ताह में लगभग 20 अंकों का सुधार किया है और अपनी नींव को देखते हुए ये काफी प्रभावशाली है। यह इस सप्ताह आर्केंजेल्स एम्ब्रेस की वृद्धि के बिना भी था। गुरुजी, आप सचमुच ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे सहयोग की उम्मीद कर रहा था, लॉन कोन ने उदास चेहरे के साथ कहा। चलो, इसे आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कि इस सप्ताह तुमने जो आर्कहेंगल्स एम्ब्रेस की शक्ति एकत्रित की है, क्या वह तुम्हारी कुल आध्यात्मिक शक्ति को चौथे रैंक के करीब के स्तर तक ले जा सकती है। नाये ने कुछ उत्साहित होकर कहा। लॉन कोन ने अपनी कनपटियों पर उगे सफेद बालों को देखा और कहा, गुरुजी, अब चूंकि मेरी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस मेरी साधना की गति बढ़ा रही है, इसलिए आपको मुझे अब आर्केंजेल एम्ब्रेस देने की जरूरत नहीं है। यह आपकी बहुत ज्यादा ऊर्जा ले लेता है। नाये ने अपना हाथ हिलाया और एक दयालु चेहरा दिखाया। ये ठीक है, जब तक आप खुद को कुछ बना सकते हैं और मैं आप में एक चमत्कार देख सकता हूँ, ये सब इसके लायक है। इससे पहले कि लॉन कोन कुछ कह पाता, नाये का शरीर पहले से ही एक शानदार सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था। एक दिव्य आभा ने पूरे साधना कक्ष को भर दिया, जिससे हर विवरण का पता चल गया। दूसरी ओर लांग डांग को भी ले जाया गया और वह भी इस समय मंदिर में था। सर, जैसा आपने सुझाया था, मैंने अपने सहपाठियों को विस्फोट कौशल सिखाया है। वे सभी इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं और स्पिरिट फनेस प्रोविडेंटियल सिलेक्शन असेंबली से पहले इसमें महारत हासिल करने के लिए दिन रात अभ्यास कर रहे हैं। कुछ सहपाठी अब इसे मुश्किल से ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लॉन डांग ने हाई जीफेग को बताया। freewebnovel.com। हाई जीफेग ने सिर हिलाया और कहा, आपकी पीढ़ी प्रतिभाओं से भरी है और हम शूरवीर स्पिरिट फनेस अकादमी की निचली कक्षाओं में हमेशा नुकसान में रहते हैं। तीसरी कक्षा की परीक्षा पास करने और नाइट्स होली माउंटेन से अपने घोड़े चुनने के बाद ही हमारी स्थिति में सुधार होने लगता है। स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका आपकी व्यक्तिगत शक्ति से कोई खास लेना देना नहीं है। यह आपकी विशेषताओं और स्पिरिट फनेस के बीच अनुकूलता पर निर्भर करता है। इसे जबरदस्ती न करें। जो आपका होना है वह आपका ही रहेगा, जो नहीं है उसके लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सर, आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान वास्तव में कैसे चयन करता है? लॉन डांग ने उत्सुकता से पूछा। हाई जीफेग ने कहा, आत्मिक भट्टी के दैवी चयन में आत्मा भट्टी लोगों को चुनती है, न कि लोग आत्मा भट्टियों को। क्या आप जानते हैं कि अकादमी में प्रवेश करने से पहले हम किसकी पूजा करते थे?
स्पिरिट भट्टी। लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, ये स्पिरिट फनेस है। दरअसल स्पिरिट फनेस अकादमी भी एक स्पिरिट फनेस पर बनी है, जिसने आपका बपतिस्मा और मान्यता समारोह आयोजित किया था। यह उच्चतम स्तर की स्पिरिट फनेस है जिसे विजडम स्पिरिट फनेस के नाम से जाना जाता है। पूरी अकादमी आत्मा की भट्टी में है। लॉन्ग डांग डांग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। हाँ, ये सही है। प्रत्येक आत्मिक भट्टी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक समागम स्थल है, एक सच्चा प्राकृतिक खजाना। इसमें अनगिनत रहस्य समाये हैं। हालांकि हम मनुष्य कई वर्षों से इसका अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी हम इसके सभी रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हालांकि आत्मिक भट्टियां प्राकृतिक रूप से पोषित होती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा निरंतर नवीकरणीय नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो आत्मिक भट्टियां स्वयं विकसित नहीं हो सकती। उन्हें हम मनुष्यों के साथ जुड़ने और एक साथ बढ़ने के लिए खुद को जोड़ना होगा। कुछ दुर्जय आत्मिक भट्टियां कई विकासों के बाद ज्ञान विकसित करेगी। ऐसी आत्मिक भट्टियों को तब जीवन रूप माना जा सकता है। उस समय तक वे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती हैं। 10,000 साल पहले गौरवशाली नेता ईश्वर की मुहर के शूरवीर चेयरमैन लॉन्ग हाओचेन के नेतृत्व में हमने अंततः दानव जनजाति को पराजित किया। उस समय चेयरमैन लॉन्ग के पास एक बुद्धि आत्मा भट्टी थी। उन्होंने एक बार यहां तक कहा था कि एक तरह से अनंत काल और सृष्टि के ईश्वर की मुहर कैथेड्रा रेक्स को भी एक विशेष आत्मा भट्टी माना जा सकता है, बस इतना ही कि इसे सृष्टिकर्ता ईश्वर ने बनाया था। जब चेयरमैन लॉन्ग अभी भी जीवित थे, उन्होंने उस युग की सभी विद्यमान बुद्धि आत्मा भट्टियों को एकत्रित किया। कुल मिलाकर उनकी संख्या 9 थी। उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया और अंततः इस बात पर सहमत हुए कि 9 महान आत्मा भट्टियां हमें और अधिक आत्मा भट्टियों को एकत्रित करने में मदद करेगी। फिर हम इन प्राकृतिक रूप से पोषित आत्मा भट्टियों का समर्थन करेंगे। समर्थन का तरीका ये था कि चयन और सामंजस्य के लिए आत्मा भट्टियों को अर्पित करने के लिए समय समय पर प्रतिभाओं का चयन किया जाए। इसी से आत्मा भट्टी दैवीय चयन अनुष्ठान की शुरुआत हुई। रूप से पोषित स्पिरिट फनेस के लिए एक मानव साथी होने का अर्थ है कि वे दुनिया में आसानी से विलुप्त हुए बिना निरंतर विकसित हो सकते हैं। हम मनुष्यों के लिए स्पिरिट फनेस की शक्ति हमारी शक्ति को बढ़ा सकती है। यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध है। कोई भी स्पिरिट फनेस जो मनुष्यों के साथ अनुबंध करता है, उसे अपने मेजबान के साथ जीवन भर रहना होता है जब तक कि मेजबान की मृत्यु न हो जाए और स्पिरिट फनेस अकादमी में वापस आ सकता है। एक बार जब स्पिरिट फनेस बुद्धि स्पिरिट फनेस के स्तर तक विकसित हो जाता है, तो वह बिना किसी समझौते के स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे रहना है या जाना है। यह एक पुण्य चक्र बनाता है जहां स्पिरिट फनेस का विकास का एक अधिक निश्चित मार्ग हो सकता है और हम मनुष्य अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही स्पिरिट फनेस अकादमी की नींव है और यही कारण है कि सभी पेशेवर स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रवेश पाने की आशा रखते हैं। स्पिरिट फनेस प्राप्त करने के लिए किसी को भी फेडरेशन में पर्याप्त योगदान देना होगा, जब तक कि वह स्पिरिट फनेस अकादमी का छात्र न हो। हाई जीफेग का वर्णन निस्संदेह यान याओ के वर्णन से कहीं अधिक विस्तृत था, जिसमें मनुष्यों और आत्मा भट्टियों के बीच के अनुबंध का जिक्र था। अब लॉन्ग डांग डांग इसे पूरी तरह समझ गया था। हाई जीफेग ने आगे कहा, दरअसल मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आपको स्पिरिट फनेस नहीं मिल पाएगी। आपकी प्रतिभा के कारण हो सकता है कि बहुत सी स्पिरिट फनेस आपको पहचान ले। स्पिरिट फनेस चुनते समय आपको चुनाव करना होगा। अभी तक आपके पास 2 हैं। इतिहास के अनुसार किसी व्यक्ति के पास अधिकतम 9 स्पिरिट फनेस हो सकते हैं। हालांकि मैं बहुत सारी स्पिरिट फनेस रखने की सलाह नहीं देता। प्रत्येक स्पिरिट फनेस जहां लाभ पहुंचाती है, वहीं उसकी लागत भी होती है। आपके पास अभी जो 2 हैं, वे अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन उनकी वास्तविक क्षमताएं उतनी प्रबल नहीं हैं। वे औसत दर्जे की हैं। बेशक पवित्र विप्थन स्पिरिट फनेस का विशेष महत्व है, लेकिन आपके भविष्य के विकास के लिए मैं आपको अत्यधिक शक्ति और ऊंची कीमत वाली स्पिरिट फनेस चुनने की सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। इस सम्मेलन में अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसी स्पिरिट फनेस चुन सकते हैं जो दिव्य कमल स्पिरिट फनेस के साथ विलय कर सके। हालांकि दिव्य कमल स्पिरिट फनेस स्वयं बहुत शक्तिशाली नहीं है और केवल एक सुरक्षात्मक कौशल होने के कारण इसे आधारभूत शक्ति का खिताब प्राप्त है। भट्टियों में और कई स्पिरिट भट्टियां इसे सम्मेलन के लिए सबसे अच्छा माध्यम मानती हैं। ये स्पिरिट भट्टियों के बीच किसी भी टकराव को बेअसर करने में मदद करता है। सम्मेलन के बाद स्पिरिट भट्टी की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जब तक सम्मेलन सफल होता है, आप सम्मेलन से पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे और आपके पास पहले की सभी क्षमताएं होंगी।
सर्वोत्तम स्थिति में ये कौशल आपस में मिलकर शक्तिशाली शक्तियों में परिवर्तित हो जाएंगे। ये शक्तियां आमतौर पर बहुत कम लागत पर आती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। अब जब तुम स्पिरिट फनेस अकादमी में आ गए हो और 4 साल से ज्यादा समय से बुनियादी कौशल का कुशलता से अभ्यास कर चुके हो, तो मैं आज से तुम्हें कुछ अनोखी गुप्त तकनीकें सिखाना शुरू करूंगा। मेरी गुप्त तकनीकें काफी चरम पर हैं। इन्हें सीखने के बाद तुम भविष्य में अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हो। नाइट के कौशल पर अपने शोध में मेरा ध्यान बर्स्ट पर केंद्रित है। मैं हमेशा ये तर्क देता हूं कि दुश्मन को कम से कम समय में हराकर ही हम प्रभावी रूप से प्रतिद्वंद्वी को दबा सकते हैं और अप्रत्याशित परिस्थितियों से बच सकते हैं। विस्फोटक बर्स्ट तो बस एक बुनियादी कौशल है, लेकिन मेरा असली मूल कौशल, जिसे एक अनकहा रहस्य भी कहा जा सकता है, वह नहीं है। यह है। रात गहराती गई। लॉन कोनकॉन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एलिमेंटल वोटेक्स डिवोर भी पीछे हट गया। इस पल उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्म और अवर्णनीय सुकून का एहसास हुआ। सब कुछ मानो सुंदर हो गया हो। अपने गुरु के महादूत आलिंगन में आने के बाद उसे हमेशा यही अद्भुत एहसास होता था। ना ये ने भी थके हुए चेहरे के साथ आंखें खोली। उसने लॉन कोनकॉन की ओर देखा और कहा, अपनी पूरी ताकत लगा दो, उस दीवार पर हमला करो। उसने बाईं ओर की दीवार की ओर इशारा किया। लॉन कोनकॉन ने नाई के थके हुए चेहरे और उसकी कनपटियों पर बढ़ते हुए सफेद बालों को गौर से देखा। उसके दिल में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई और उसकी निगाहें अचानक स्थिर हो गईं। उसने अपनी भंडार की अंगूठी से शूरवीर की तलवार निकाली, स्लाइड सटेप का इस्तेमाल किया, एक पल में आगे बढ़ा, अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को पूरी ताकत से प्रसारित किया, एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को सक्रिय किया, स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा के साथ साथ अपनी शक्ति को भी आकर्षित किया, उसे जल्दी से अपने हाथों में संघनित किया और उसे लंबी तलवार में डाल दिया, जोर से वार किया और दीवार पर वार किया। धमाका, एक जोरदार आवाज गूंजी और लॉन कोनकोन भी कुछ कदम पीछे हट गया। दीवार पर लगे जादुई रंग चमक उठे और एक क्षण बाद एक संख्या प्रकट हुई, 493। कुल आध्यात्मिक शक्ति 493 चौथे रैंक से बस एक कदम दूर थी। ना ये इस मुस्कान से संतुष्ट था। इस महादूत के आलिंगन में एलिमेंटल वोटेक्स डिवोर के अवशोषण के कारण लॉन कोनकॉन की आध्यात्मिक शक्ति संभवतः 10 अंकों से भी अधिक बढ़ गई थी। उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति में कितनी वृद्धि हुई थी, इस बारे में वह निश्चित नहीं था, क्योंकि इसके लिए अधिक सटीक परीक्षण की आवश्यकता थी। वह सीनियर स्मॉल ट्री जैसा नहीं था, जो एक नज़र में ही बता देता। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि लॉन कोनकॉन की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। स्थानीय स्तर पर लगभग 15 साल की उम्र में चौथे स्थान की दहलीज को छूना एक असाधारण प्रतिभा का परिचय था। केवल स्पिरिट फनेस अकादमी जैसी जगह में ही कोई खुद को सबसे निचले पायदान पर पाता है। कोनकॉन, जब आत्मा भट्टी के दैवी चयन अनुष्ठान का आयोजन होता है, तो भट्टियों के चयन के साथ साथ आपको भी अपनी भट्टियां चुननी होंगी। यदि संभव हो तो एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस का उपयोग करके देखें कि क्या कोई अन्य स्पिरिट फनेस हैं जिन्हें इसमें मिलाया जा सकता है, जिससे एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आप जितनी अधिक साधना करेंगे, मुझे उतना ही अधिक लगता है कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की क्षमता असीमित है। ये संभवतः निरंतर विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्पिरिट फनेस है। अन्यथा मेरे आर्केंजेल के आलिंगन के साथ भी इसका विकास इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए था। हाँ टीचर, इस बार स्पिरिट फनेस अकादमी पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने भाई को नीचे खींच रहा हूं। सुरक्षा सर्वोपरि, पर चलना हमेशा समाधान नहीं होता है ना। ना ये ने हल्की सी मुस्कान दी, अपने दोनों हाथ सामने जोड़ लिए और एक कोमल सफेद प्रभामंडल झिलमिला उठा। एक छोटी कोमल आभा वाली उत्तम आत्मा की भट्टी उसके सामने प्रकट हुई। ये हाईजीफेग ने दिया था, ये तुम्हारे लिए है। हम सुरक्षा शूरवीरों के लिए, खासकर मेरे लिए, पवित्र विप्थन आत्मा भट्टी जो प्रभाव पैदा कर सकती है, वह किसी भी अन्य शूरवीर से बेजोड़ है। तुम पहले इस आत्मा भट्टी के साथ विलय करो, फिर मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूंगा। लॉन कोनकॉन की आंखें चमक उठीं। क्या वह दूसरी स्पिरिट भट्टी बनाने जा रहा था? गुरुजी, आत्मा की भट्टी में विलीन होने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। कल मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी है। मुझे दिन में बाहर जाना है। मेरे दादा दादी पवित्र नगर में रहते हैं। मैंने अपने माता पिता से वादा किया था कि मैं नियमित रूप से उनसे मिलने आऊंगा। क्या मैं कल दिन में जा सकता हूं और साधना जारी रखने के लिए वापस आ सकता हूं? ना ये ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, स्पिरिट फनेस अकादमी में तुम्हें अपनी कमी समझनी चाहिए।
अगर तुम लगातार 3 मूल्यांकनों में फेल हो गए तो तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए इसे खुद अच्छी तरह समझ लो। लॉन कोनकॉन ने आंखें घुमाई और कहा, मैं पहले से ही सोअरिंग ड्रैगन सिटी में जितनी मेहनत कर रहा था उससे कहीं ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। मेरा भाई मुझे रोज इतना जोर लगाता है कि मैं सांस भी नहीं ले पाता। चिंता मत करो। इसके अलावा हो सकता है कि स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल सिलेक्शन रिचुअल में किसी असाधारण स्पिरिट फनेस द्वारा मेरा चयन हो जाए, जिससे मैं सबसे मजबूत जीनियस बन जाऊं। हा हा हा। उसके आत्मसंतुष्ट भाव को देखकर ना ये कम मुंह बिचक गया। इस लड़के का व्यक्तित्व उससे बहुत अलग था। अरे बदमाश, मैंने तुझे क्या सिखाया? हमेशा चुप रहना, अपनी असली ताकत और तुरुप के पत्ते कभी दूसरों को मत दिखाना। इस मामले में तो तू अपने भाई से भी कहीं ज्यादा बुरा है। उसका स्वभाव मेरे शिष्य को ज्यादा भाता है। काश हम अदला बदली कर पाते। हे, अब बहुत देर हो चुकी है। एक अन्य साधना कक्ष में जो अधिक दूर नहीं है। गुरुजी, मुझे कल अपने दादा दादी के घर जाना है। ज्यादा से ज्यादा बस खाना खाने के लिए, और मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। क्या आपको कोई दिक्कत नहीं है? लॉन्ग डांग डांग पीला चेहरा लिए जमीन पर लेटकर हाई जिफेंग से बात कर रहा था। हाल ही में हाई जिफेंग ने उसे जो नया कौशल सिखाया था वह एक शब्द में कहें तो भयानक था। जरूर, आगे बढ़ो, अपने शरीर को व्यवस्थित करो। कल रात जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक पुजारी ढूंढूंगा। उसके बिना तुम्हारी प्रशिक्षण क्षमता बहुत कम है। लॉन डांग डांग का शरीर थोड़ा सा ऐंठ गया। जब लॉन कोन कौन सुबह सुबह मंदिर मुख्यालय से बाहर आया तो लॉन डांग डांग अभी भी उसके साथ था। गलियारे में दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे। तुम थोड़े बीमार लग रहे हो डांग डांग। क्या हुआ? कोन कौन ने सोचा। डांग डांग ने सहजता से उत्तर दिया, इसे सीखने के बाद मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा, तब तुम समझ जाओगे। कोन कौन हंसा, मैं एक लापरवाह शूरवीर के हुनर नहीं सीख पाऊंगा। मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। डांग डांग ने उस पर एक नजर डाली, तुम इसे सीख सकते हो। तुम इसे जरूर सीखोगे। मैंने अपने शिक्षक से पूछा है और वे मुझे तुम्हें सिखाने के लिए राजी हो गए हैं। तुम्हें हमारे दादा दादी से मिलना चाहिए। मैं अब काम पर जा रहा हूँ। मैं कितना मेहनती लड़का हूँ, पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। कौन कौन सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी आंखें उत्सुकता और उत्साह से भरी थीं। डांग डांग ने चुटकी लेते हुए कहा, जब वे पूछेंगे तो क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि आप लड़की ढूंढने गए थे? अरे, पढ़ाई के साथ साथ काम भी, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? मैं कितना किफायती और मितव्ययी लड़का हूँ। कौन कौन ने नेकदिली से जवाब दिया। ठीक है, तो तुम्हें माँ के दिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। चूंकि सब मेरे पास है, इसलिए तुम्हें खूब मेहनत और पढ़ाई करनी चाहिए। मैं इससे वैसे भी खर्च नहीं करूंगा। मुझे तो नौकरी मिल ही गई है। रिब्स शॉप की देवी के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता था। कौन कौन ने उसे विचारमग्न होकर देखा, ये बच्चा इस बार गंभीर लग रहा था। जल्दी करो और चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, अलविदा। नहीं, हैप्स रिब्स शॉप मंदिर मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं थी। कौन कौन ने डांग डांग को हाथ हिलाया और बिना पीछे मुड़े तेजी से चला गया। डांग डांग ने बेबसी से सिर हिलाया और विपरीत दिशा में चल पड़ा। माँ के बताए पते के अनुसार अभी काफी दूरी तय करनी थी। उसने वहां पहुंचने के लिए कोई गाड़ी ढूंढने की योजना बनाई। जब लॉन कोन कौन हैप्स रिब्स शॉप पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान अभी भी बंद थी और खुली भी नहीं थी। उसका उमड़ता हुआ उत्साह क्षण भर के लिए ठंडा पड़ गया। लाचारी से उसने दुकान के प्रवेश द्वार के पास बैठने की जगह ढूंढी और इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा, अगर वे सुबह नहीं खुलते तो दोपहर को ही खुलते होंगे। लगता है उसे कुछ इंतजार करना पड़ेगा। डांग डांग के थके हुए चेहरे के विपरीत कौन कौन उस दिन विशेष रूप से ऊर्जावान था। प्रधान देवदूत आलिंगन से प्राप्त लाभ स्पष्ट थे। इससे न केवल उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी और उसकी आत्मा भट्टी की ऊर्जा अवशोषण गति में तेजी आई, बल्कि इससे उसके शरीर को भी निरंतर पोषण मिला। उसकी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में उसके साथियों के बीच काफी मजबूत थी और उसका आधार मजबूत था। प्रधान देवदूत आलिंगन उसके शरीर के शुद्धिकरण जैसा था, इसलिए उसकी मौलिक भंवर आत्मा भट्टी द्वारा उसकी क्षमता में हुए सुधार के बाद उसकी साधना गति और भी तेजी से बढ़ रही थी। सूरज अब उग चुका था और उसकी गर्म किरणें उसकी त्वचा पर आरामदायक महसूस हो रही थीं। कौन कौन सूर्य की रोशनी में लेट गया और उसके हृदय के ऊपर स्थित एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हो गया और स्वतंत्र रूप से हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। यह एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के विकास के बाद ही संभव हुआ।
ध्यान में न होने पर भी ये ब्रह्मांड और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके कौन कौन की अपनी क्षमता को बढ़ाता था। जब से उसने एलिमेंटल वोटेक्स डेवोर का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त की, कौन कौन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी साधना की गति में भारी वृद्धि हुई है। खैर, चूंकि आसपास कोई नहीं है तो मैं थोड़ी देर यही साधना कर लूंगा। अगर मेरे गुरु को पता चलता तो वे मेरी मेहनत की जरूर तारीफ करते। दीवार से टिककर उसने आंखें बंद कर ली और अपनी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण तेज हो गया। उसकी चेतना को उसके भीतर विलीन होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अरे अरे उठो! पता नहीं कितनी देर बाद कंपन की अनुभूति से वह ध्यान से जाग गया। कौन कौन ने अपनी आंखें खोली, उसे पूरा शरीर गर्माहट महसूस हो रही थी। इस हलचल के कारण उसकी एलिमेंटल स्पिरिट फनेस अपने आप धीमी हो गई, जिससे उसकी ध्यानावस्था समाप्त हो गई। तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? तुम यहाँ कब आए? एक मधुर आवाज ने फिर पूछा। कौन कौन ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें मली और उसे एक गोरा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी कोमल आंखें उसे गर्मजोशी से देख रही थीं। अगर वह उसकी देवी नहीं थी तो कौन हो सकता है? और उसकी देवी के बगल में उसके पिता हैप्स रिब्स शॉप के बड़े मालिक खड़े थे। कौन कौन जल्दी से उठा और हंसते हुए बोला, अभी क्या समय हुआ है? मैं तो सुबह सुबह यहाँ पहुँच गया। अभी 9 बजने को हैं, अगली बार तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, 9:30 बजे ही ठीक रहेगा, है बेन ने धीरे से कहा। ठीक है, धन्यवाद बॉस, कौन कौन ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। है बेन का चेहरा लाल हो गया। मैं बॉस नहीं हूँ, मेरे पिता बॉस हैं। कौन कौन को देखकर फादर हैप ने कहा, युवक तुम इतनी जल्दी यहाँ आने में बहुत मेहनती हो। अच्छा है, अंदर आओ। उन्होंने दुकान में रास्ता दिखाया। freewebnovel.com। दुकान अंदर से बिल्कुल साफ थी। फादर हैप ने कहा, कौन कौन इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे काम और मजदूरी के बारे में बताता हूँ। ठीक है सर, कौन कौन ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया। फादर हैप कैश रजिस्टर के पीछे आए और बोले, हमारी दुकान छोटी है, इसलिए हमारे पास काम का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। असल में जहां भी हमें आपकी जरूरत हो आप वहीं काम करें। हम आपको दिन में 2 बार दोपहर और रात का खाना देंगे और आपको हर दिन 50 तांबे के सिक्के देंगे। क्या ये ठीक है? 50 तांबे के सिक्के निश्चित रूप से कोई उच्च वेतन नहीं है, वास्तव में यह एक आम आदमी के दैनिक भोजन भत्ते के बराबर है। कौन कौन को कोई आपत्ति नहीं थी। वह हंसा और बोला, जरूर, मैं यहाँ पैसे के लिए तो नहीं आया था। कौन कौन के व्यवहार की प्रशंसा करते हुए फादर हैप ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, अब मेरे साथ आओ। पहले हम दोपहर के भोजन के लिए सामग्री तैयार करेंगे, तुम मेरी मदद करोगे। उसके बाद दोपहर में ग्राहकों की सेवा करने में है बेन की मदद करोगे। है बेन, अभी के लिए तुम सामने का हिस्सा साफ कर लो। ये कहकर वे रसोई की ओर चल पड़े। कौन कौन निराश हुए बिना नहीं रह सका। है बेन के पास से गुजरते हुए उसने धीरे से कहा, शायद तुम अपने पिता से कहो कि मैं तुम्हारे साथ आगे आ जाऊं। है बेन मुस्कुराए और बोले, हमें आगे इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तुम पीछे जाकर मेरे पिताजी की मदद कर सकते हो। लॉन कौन कौन के पास लंबा खेल खेलने के लिए पीछे की रसोई में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछे वाला किचन ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 6 या 7 वर्ग मीटर का। फादर हैप कम तापमान वाले स्टोरेज कैबिनेट से बर्फ के टुकड़ों से भरा एक बड़ा रैक निकाल रहे थे। हमारे यहाँ सप्ताहांत में व्यापार जोरों पर होता है, इसलिए हम ज्यादा खाना बनाते हैं। सप्ताहांत के दोपहर और रात के खाने में हम आमतौर पर चावल या नूडल्स के कम से कम 50 या 60 व्यंजन बेचते हैं। क्या आपने पहले कभी खाना बनाना सीखा है? लान कौन कौन ने अपना सिर हिलाया। फादर हैप ने उसकी ओर देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाई लेकिन जल्दी ही संभल गए। सस्ते श्रम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, शुरुआत से सीखना कोई बुरा विचार नहीं है, इससे आपको कई चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सकता है। उस बेसिन को वहां ले आओ और उसे आधा पानी से भर दो। लॉन कौन कौन को निर्देश देते हुए फादर हैप ने पसलियां काटने के लिए एक छुरी निकालनी शुरू कर दी। पानी का बेसिन भरना तो लान कौन कौन के बस की बात थी। फादर हैप ने पसलियां काटते हुए कहा, हमारी छोटी सी दुकान को कम मत समझना, हम सिर्फ शुद्ध पसलियां इस्तेमाल करते हैं और हर टुकड़ा लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिससे उसे उबालना आसान और स्वादिष्ट होता है। जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी बैंग 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 पसलियों को काटने की क्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि वह एक अनुभवी व्यक्ति थे। बॉस, मुझे लगता है मैं इसे आजमा सकता हूँ।
लॉन कोनकोन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ओह, ये आसान नहीं लगता। पसलियां सख्त होती हैं। बर्बादी से बचने के लिए उन्हें एक ही झटके में चीरना पड़ता है। सबसे स्वादिष्ट हिस्सा हड्डियों से चिपका हुआ मांस होता है, इसीलिए हम यहाँ पसलियां बनाते हैं। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? लॉन कोनकोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो। और यह कहकर फादर हेप ने क्लीवर लॉन कोनकोन को सौंप दिया। लॉन कोनकोन ने फादर हेप द्वारा काटे गए पसलियों के टुकड़ों पर नजर डाली, अपनी कलाई को झटका दिया और क्लीवर गिरने लगा। आप इसे ऐसे नहीं बना पाएंगे। आपको इसे एक ही झटके में काटने के लिए इसे ऊपर उठाना होगा और जोर लगाना होगा। फादर हेप अपनी बात कह ही रहे थे कि उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि लॉन कोनकोन की हरकतें कम थीं, पसलियां बराबर टुकड़ों में कटी हुई थीं और बोर्ड पर काटने से ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। इसके अलावा अपनी छोटी गति के कारण लॉन कोनकोन की पसलियां काटने की गति उससे भी तेज थी। कुछ ही देर में पसलियां बराबर बराबर कट गईं। कोनकोन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने पहले कभी खाना बनाना नहीं सीखा? फादर हेप ने आश्चर्य से पूछा। खिलखिलाकर हंसते हुए लॉन कोनकोन ने जवाब दिया, मैंने कुछ साल पहले अपने गृहनगर की टेम्पल अकादमी में नाइट बनने के लिए पढ़ाई की थी और मैंने पहले भी तलवारबाजी का अभ्यास किया है। ये चाकू इस्तेमाल करने में काफी आसान है। उसका प्रशिक्षण और लगभग चौथे दर्जे का नाइट होने का दर्जा, जिसकी तलवार का वजन इस क्लीवर से कहीं ज्यादा था, ने उसके लिए ये काम आसान बना दिया। पहली बार लॉन कोनकोन को लगा कि नाइट के रूप में प्रशिक्षण के व्यावहारिक उपयोग भी होते हैं। अच्छा, तुम आगे बढ़ो। फादर हेप को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने कटे हुए टुकड़ों को पानी से भरे बेसिन में फेंक दिया। इस बीच लान गान गाड़ी से शहर के केंद्र में एक हवेली में पहुंच गया था। यह एक भव्य और विशाल हवेली थी। सोआरिंग ड्रैगन सिटी में लॉन परिवार की हवेली पहले से ही काफी बड़ी थी, लेकिन उसके सामने वाली हवेली उससे कम 10 गुना बड़ी थी। और ध्यान रहे, ये महंगे पवित्र शहर में है। प्रवेश द्वार पर पहरेदार खड़े थे। लॉन गांग ने अपनी मां द्वारा दिया गया टोकन उसे सौंप दिया और पहरेदार तुरंत अंदर जाकर रिपोर्ट करने लगा। थोड़ी देर बाद एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी, जो अपनी मां से काफी मिलता जुलता था, बाहर आया। वे कहाँ हैं? मेरा भतीजा कहाँ है? बाहर आते ही उसने आवाज लगानी शुरू कर दी। लॉन डांग को देखते ही वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उत्साह से लॉन डांग को सिर से पैर तक निहारा। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारी माँ ने अपने पत्र में लिखा है कि तुम दोनों जुड़वा भाई हो। लॉन डांग ने उत्तर दिया, नमस्ते, मैं लॉन डांग हूँ। मेरे भाई को उसके शिक्षक ने अकादमी में साधना के लिए रोक लिया है, इसलिए वह नहीं आ सका। ओह ओह ओह, मैं समझ गया। प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाओ। पूरा परिवार तुम दोनों का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी माँ इतने सालों से एक केस है और उसने तुम दोनों को घर पर मिलने के लिए बुलाने के बारे में सोचा तक नहीं। ये कहते हुए उसने गर्मजोशी से लॉन डांग को हवेली के अंदर ले गया। लिंग परिवार की हवेली। गेट से अंदर घुसते ही एक विशाल कृत्रिम पहाड़ दिखाई देता है। पहाड़ के सामने एक मानव निर्मित झरना बह रहा है, जिससे पानी की कल कल ध्वनि निकल रही है। बगल में एक बड़ा सा आंगन है। आंगन सादा साज सज्जा से सुसज्जित है, नक्काशीदार शहतीरें और रंग बिरंगी शहतीरें, जो भव्यता और गहराई बिखेर रही हैं। डांग, मैं तुम्हारा 5वां चाचा हूँ, लिंग शुआंग। तुम्हारी माँ और मैं जुड़वा हैं। क्या उसने कभी मेरा जिक्र किया? मैं बड़ा हूँ और तुम्हारी माँ परिवार में 6ठे नंबर पर हैं। उसका जुड़वा भाई। माँ ने कहा है कि मेरे सभी चाचा बहुत सुंदर हैं। और हाँ, ये खास आपके लिए एक पत्र है। लॉन डांग ने खुशी खुशी एक पत्र निकाला और लिंग शुआंग को थमा दिया। वास्तव में लिंग जू घर पर अपने मायके के परिवार के बारे में शायद ही कभी बात करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लॉन लिली को परेशान करने की चिंता से ऐसा करती है। लिंग शुआंग पत्र खोलने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ही रुक गई। पत्र में सिर्फ एक वाक्य था, छोटी फ्रॉस्ट, मेरे दोनों बेटों का ध्यान रखना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। इतना ही। ये बात लिंग जू के चरित्र पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। अपनी पीढ़ी में लिंग जू सबसे कम प्रतिभाशाली तो था, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी था। लिंग परिवार की एक परंपरा है, कम कुशल व्यक्ति अक्सर सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। जैसा कि कुलपिता ने कहा था, अगर ईश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता तो मैं करूंगा। लॉन परिवार भी कुछ हद तक इस परंपरा से प्रभावित रहा है, इसलिए लॉन कोनकोन को उसके माता पिता ने उसकी कम प्रतिभा के बावजूद लाड़ प्यार से पाला।
लॉन्ग डांग डांग के लिए यह एक आश्चर्य की बात थी। तुम्हारी माँ वाकई कमाल की हैं। इतने सालों बाद भी उनके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया है। तुम्हारे दादा दादी घर पर हैं। तुम्हारे सबसे बड़े, दूसरे और तीसरे चाचा यहाँ नहीं हैं, वे सब ड्यूटी पर हैं। तुम्हारे चौथे चाचा, तुम्हारी छोटी बुआ और मैं घर पर हैं। मैंने उन्हें सूचित करने के लिए किसी को भेज दिया है, वे जल्द ही आ जाएंगे। लिंग शुआंग लॉन्ग डांग डांग को एक आलीशान हॉल में ले गया। जल्द ही एक उत्साहित आवाज आई, वह कहाँ है? वह कहाँ है? मेरा भतीजा कहाँ है? freewebnovel.com। अगले ही पल, इससे पहले कि लॉन्ग डांग डांग की आंखें चमक उठती, एक खूबसूरत महिला उनके सामने आ चुकी थी। यह महिला भी लिंग जू से काफी मिलती जुलती थी, फिर भी वह ज्यादा जिंदादिल और जवान लग रही थी, शायद 20 के आसपास। लॉन्ग डांग डांग को देखते ही वह तुरंत उत्साह से दौड़ी, सिर्फ एक ही आई। लॉन्ग डांग डांग ने मन ही मन सोचा, क्या तुम सब जुड़वा बच्चों के पीछे इतने पागल हो? बिना पूछे ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये कौन होंगे। नमस्ते छोटी चाची, मैं लॉन्ग डांग डांग हूँ। लिंग परिवार में लिंग जू की पीढ़ी के 7 भाई बहन थे। उनके नाम याद रखना आसान था, क्रमशः पवन, अग्नि, वज्र, बिजली, पाला, हिम और हिम। पहले 4 लड़के थे, लेकिन लिंग पाला और लिंग हिम, जो जुड़वा थे, लड़कियों की पहली जोड़ी बन गए। यही वजह है कि लिंग हिम को इतना लाड़ प्यार दिया जाता था। लिंग हिम सबसे छोटा और आखिरी बच्चा था, जो लिंग हिम से 10 साल छोटा था। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम एक अच्छे नौजवान बन गए हो। तुम बिल्कुल हमारे परिवार के लगते हो। बाद में तुम्हारी छोटी मौसी तुम्हें एक लाल लिफाफा भेजेंगी। धन्यवाद छोटी चाची। लॉन्ग डांग डांग की आवाज उसे छोटी चाची कहते हुए बहुत मीठी हो गई। वैसे तुम्हारी माँ ने मुझे जो बताया था उसके अनुसार तुम दोनों का दाखिला स्पिरिट फनेस अकादमी में हो गया है ना? क्या तुमने अभी तक रिपोर्ट कर दी है? जब तुम रिपोर्ट करोगे तो तुम्हारी छोटी चाची तुम्हें एक सरप्राइज देंगी। हमने पहले ही रिपोर्ट कर दी है। क्या आश्चर्य है छोटी चाची? लॉन्ग डांग डांग ने उत्सुकता से पूछा। पहले ही रिपोर्ट कर दी? ये नामुमकिन है। आप जादूगर हैं, है ना? लेकिन आप जादूगर वर्ग 1 में नहीं हैं। लिंग आइस ने अपनी उलझन जाहिर की। कटी हुई पसलियों को पहले साफ पानी में भिगोना चाहिए, थोड़ा नमक छिड़कना चाहिए और लगभग 10 से 15 मिनट तक रखा रहने देना चाहिए। फादर हेप ने टब में भीगी हुई पसलियों को देखा, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। लॉन कोनकोंग ने पसलियों को उनसे कहीं ज्यादा तेजी से काटा, यहां तक कि उनकी काफी मेहनत भी बचाई, जिससे वे बहुत संतुष्ट हुए। लॉन कोनकोंग ने पूछा, तो अब तो वे काफी भीग चुके हैं, है ना? अब आगे क्या? फादर हेप ने उत्तर दिया, पानी में थोड़ा आटा डालो। आटे की अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। आटा डालने के बाद पसलियों को थोड़ा रगड़ो और फिर उन्हें धोकर साफ कर लो ताकि अशुद्धियां अच्छी तरह निकल जाएं। अब तुम्हारी बारी है। ये प्रक्रिया जटिल नहीं थी। हालांकि कच्ची पसलियां पानी में थोड़ी फिसलन भरी लग रही थी, फिर भी लॉन कोनकोंग को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई। फादर हेप के मार्गदर्शन में उसने काम जल्दी पूरा कर लिया। फादर हेप ने उसे एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरने को कहा, जबकि उसने कुछ हरे प्याज और अदरक के टुकड़े काटे। अगला चरण है पारबॉइलिंग। इसे ठंडे पानी में करना होगा ताकि उबली हुई पसलियां सख्त न हो जाएं। उसने बर्तन में हरी प्याज और अदरक के टुकड़े डाले और थोड़ी वाइन भी मिला दी। उसके बाद फादर हेप ने उसे और ज्यादा शामिल नहीं होने दिया। पसलियों को हल्का उबाल लें, झाग हटा दें, पसलियों को बाहर निकाल लें। चीनी पर सॉस डालें, पिघली हुई चीनी को तेल में पूरी तरह घुलने दें, फिर पसलियों में रंग डालें, फिर से हरा प्याज और अदरक डालें। कई तरह के सॉस जिन्हें लॉन कोनकोंग पहचान नहीं पाया, और खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। इस बार फादर हेप ने पसलियों को ढकने के लिए पर्याप्त गर्म पानी डाला और कपड़े में लिपटा एक छोटा सा पैकेट उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने लॉन कोनकोंग से कहा, देखो, यह मसाला पैकेट हमारी हेप्स पसलियों का राज है। पसलियों को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ उन्हें पकाने की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाना जरूरी है। ठीक है, आगे जाकर हेप बेन की मदद करो। मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बस कुछ चावल और नूडल्स बना देती हूँ। हेप्स रिब्स शॉप का बिजनेस मॉडल बहुत साधारण है, मुख्यतः रिब राइस और रिब नूडल्स और कोई और व्यंजन नहीं, तो यह एक फास्ट फूड की दुकान जैसा है। वहाँ बनाने के लिए ज्यादा जटिल चीजें नहीं थीं। लॉन कोनकोंग ये सुनकर खुश हुआ और प्रसन्नतापूर्वक आगे की ओर बढ़ गया। हेप बेन मेजों को पोंछ रही थी, उनकी सफेद पोशाक ताज़ा और सादी लग रही थी। उन्होंने अपने लंबे बालों को हल्के पीले रंग के हेयर बैंड से पीछे बांध रखा था और उनमें से जवानी झलक रही थी। मिस बॉस, मुझे करने दीजिए।
लॉन कोनकोन ने जल्दी से कपड़ा संभाल लिया। है बेन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे मिस बॉस मत कहो, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जरूर। लॉन कोनकोन ने कपड़ा लिया और जोर जोर से मेज पोंछना शुरू कर दिया। है बेन ने पूछा, क्या आपने पीछे का सारा काम पूरा कर लिया? हाँ, बॉस ने कहा कि सुबह की ज्यादातर तैयारियां हो चुकी हैं और मुझे आपकी मदद करने के लिए बुलाया है। आज आपने सामान्य से ज्यादा जल्दी काम खत्म कर दिया। है बेन ने सराहनीय ढंग से कहा। आमतौर पर ऐसा नहीं लगता था कि फादर हैप इतनी जल्दी तैयारियां करते थे। लॉन कोनकोन हंसा, शायद कोई अति गोपनीय प्रक्रिया हो जिसे देखने की मुझे इजाजत नहीं है। बेन, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ काम करने क्यों आया हूँ? क्या इसका उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे कमाना नहीं है? बेन ने उलझन से पूछा। लॉन कोनकोन ने अपना सिर हिलाया, ये तो बस एक वजह है। मैं स्कूल में बहुत अच्छा नहीं हूँ, शायद ग्रेजुएशन के बाद भी सफल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन यहाँ की पसलियाँ वाकई बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं ये हुनर सीखने आया हूँ। बेन ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम किस स्कूल में जाते हो? रुको, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेरे काम पर आने की एक और वजह है। लॉन कोनकोन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेन ने भौहें उठाई, दूसरा कारण क्या है? लॉन कोनकोन ने कहा, बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें देखते ही मुझे लगा जैसे मैं अपनी देवी से मिल गया हूँ। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता सकूं। बेन आश्चर्यचकित रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले कभी ऐसे शब्द नहीं सुने हो। उनका चेहरा लाल हो गया। आप बहुत छोटी हैं, आपको इतनी गैरजिम्मेदारी से बात नहीं करनी चाहिए। लॉन कोनकोन ने तर्क दिया, महत्वाकांक्षाओं के मामले में उम्र मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, यह मुझे तुम्हें बताना ही होगा। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? आपकी उम्र डेटिंग के लिए अनुपयुक्त है, बेन ने सख्ती से कहा। लॉन कोनकोन ने खुशी से जवाब दिया, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं शुरू से ही तुम्हें ये बात साफ कर रहा हूं। जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम डेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हारी तारीफ जरूर कर सकता हूं, है ना? काम पर वापस जाओ, बाकी मेजों को भी साफ कर दो। बेन ने कठोर चेहरे से दूसरी मेजों की ओर इशारा किया। ठीक है मेरी देवी, थोड़ा आराम करो, मैं काम पर हूं। ये कहते हुए वह उत्साह से काम पर लग गया। इस समय जब वह उसे डांट रही थी तब भी उसके मन में खुशी का भाव था। पीछे से उसकी उत्सुक आकृति को देखते हुए उसकी शरारती मुस्कुराहट उसके दिमाग में घूम गई। बेन की आंखें झपकने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके विचारों में खोई हुई हो। लिंग परिवार की हवेली। लांग डांग डांग के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और वह अपने पांचवें चाचा चाची, चौथे चाचा और दादा दादी से मिले। दोपहर के भोजन के लिए उनके रुके बिना यह अधूरा था। जब स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा था तब भी उनकी दादी उनका हाथ पकड़े उनसे बातें कर रही थीं। दादी और दादाजी बहुत दयालु लग रहे थे। उनके सिर पर सफेद बालों का कोई असर नहीं था। तुम्हें सच में पहले आना चाहिए था। तुम कितनी अच्छी तरह बढ़ रही हो। पहले तुम्हारे दादाजी और मुझे बच्चों से इतना प्यार था कि हमारे खुद के 7 बच्चे थे। जब हम अपने बच्चों की पीढ़ी को देखते हैं तो तुम्हारे वो निकम्मे चाचा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा तो और भी बुरे हैं, वे शादी न करने पर अड़े रहते हैं। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। तुम दोनों भाई अपनी पीढ़ी में अकेले पुरुष हो। अगली बार अपने भाई को साथ लाना। लिंग परिवार में काफी समय से रौनक नहीं देखी गई है। तुम सबका यहाँ आना और इस जगह को रोशन करना बहुत अच्छा होगा। छोटी बर्फ, तुम वहाँ मुंह क्यों बना रही हो?